एपिसोड 1। वो दिन जब जिंदगी बदल गई। दृश्य 1। गांव की सुबह। इरा का आम दिन। सुबह के 5 बजे थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में मुर्गे की बांग सुनाई दी। कोहरे की सफेद चादर ने पूरे गांव को ढक रखा था। एक छोटे से कच्चे मकान के बाहर 19 साल की इरा लकड़ियों का ढेर लगा रही थी। उसके हाथ कठोर थे। मेहनत के निशान उसकी हथेलियों पर गहरे उकेरे गए थे। उसने एक फटा हुआ सूती कुर्ता पहना था जो कई जगहों से धुलकर पतला हो गया था। बाल बिखरे हुए थे पर चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। संघर्ष की वो चमक जो सिर्फ उन्हीं के चेहरे पर होती है जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ आसानी से नहीं पाया। इरा, चाय बना दी? अंदर से दादी की आवाज आई। हाँ दादी, बस लकड़ियां जला रही हूं, इरा ने जवाब दिया। उसने चूल्हे में आग जलाई। चिमनी से धुआं उठा और सुबह के कोहरे में घुल गया। उसके चेहरे पर कालिक के निशान लग गए पर उसने परवाह नहीं की। वो जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। अंदर से दादी लाठी टेकते हुए बाहर आईं। उम्र के 75 साल, कमर झुकी हुई, पर आंखों में वही तेज, वही ताकत जो उन्होंने अपनी पोती में भी डाली थी। बेटा, आज स्कूल जाएगी? दादी ने पूछा। इरा मुस्कुराई। हाँ दादी, आखिरी दिन है, कल से परीक्षा शुरू होगी। दादी ने इरा के सिर पर हाथ रखा। मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, सबको दिखाना है। इरा की आंखों में सपने थे। एक छोटा सा कमरा, एक मेज, किताबें और डॉक्टर का कोट। बस यही उसकी दुनिया थी। उसे नहीं पता था कि आज उसकी ये छोटी सी दुनिया तहस-नहस होने वाली है। दृश्य 2। स्कूल में अपमान और टीचर से बहस। सुबह के 8 बजे। गांव के सरकारी स्कूल का छोटा सा कैंपस। झूलते हुए बबूल के पेड़, टूटी हुई बेंच और बच्चों की किलकारियां। इरा क्लास में आखिरी बेंच पर बैठी थी। उसके सामने मीनाक्षी नाम की एक लड़की थी, गांव के सबसे अमीर किसान की बेटी। मीनाक्षी ने महंगे कपड़े पहने थे, बालों में रिबन लगाया था और हाथ में चमकता हुआ पेन था। अरे इरा, तेरे कपड़ों से कितनी बदबू आ रही है, मीनाक्षी ने जोर से कहा ताकि पूरी क्लास सुन ले। बच्चे हंसने लगे। इरा ने अपनी फटी हुई कॉलर को छुपाने की कोशिश की। बदबू मेरे कपड़ों से नहीं, तेरे अहंकार से आ रही है, मीनाक्षी, इरा ने शांति से कहा। बहुत बोलती है, रंडी की औलाद, मीनाक्षी ने फुसफुसाया। इरा के चेहरे का रंग बदल गया। वो उठ खड़ी हुई। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। पूरी क्लास सन्न हो गई। क्या बोली तू? इरा की आंखों में आग थी। इरा, शांत हो जा। मैडम ने क्लास में प्रवेश किया। श्रीमती सक्सेना, 50 साल की, कठोर चेहरा और अमीर बच्चों की चापलूस। मीनाक्षी, तुम बैठ जाओ। इरा, बाहर निकल। प्रिंसिपल के ऑफिस चल। मैडम, उसने मुझे गाली दी। इरा ने विरोध किया। मुझे नहीं सुनाई दी। तू हमेशा झगड़ा करती है। बाहर निकल। इरा ने मैडम की आंखों में देखा। वो झूठ बोल रही थी। उसने सब सुना था, पर अमीरों का साथ देना उसकी आदत थी। इरा ने अपनी किताबें उठाईं और बाहर निकल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने खुद को रोक लिया। वो रोती नहीं थी, कभी नहीं। दृश्य 3। प्रिंसिपल ऑफिस। अर्नव का आगमन। प्रिंसिपल का ऑफिस। पुराना फर्नीचर, टूटा हुआ पंखा और एक भारी भरकम टेबल जिसके पीछे प्रिंसिपल सिंह बैठे थे। मोटा पेट, गंजा सिर और हमेशा लाल रहने वाला चेहरा। इरा, तू फिर से? प्रिंसिपल ने आवाज ऊंची की। इस साल ये 3री बार है। सर, उसने मेरी माँ के बारे में गंदी बात कही। इरा ने समझाने की कोशिश की। प्रिंसिपल ने हाथ हिलाया। मुझे नहीं सुनना। तेरे बाप का पता नहीं, माँ मरी हुई और तू यहाँ अकड़ दिखाती है। अनुशासन की कोई वैल्यू नहीं तुझे। इरा के चेहरे पर जैसे चाबी मार दी गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, पर ये गुस्से के आंसू थे। सर,
आपको मेरे माँ बाप से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका काम न्याय करना है, न कि अमीरों की चापलूसी। प्रिंसिपल को गुस्सा आ गया। बहुत बोल्ड है तू। निकल मेरे ऑफिस से, और कल से नहीं आना। स्कूल से निकाला जाता है। इरा को जैसे बिजली गिरी। निकाला? परीक्षा से एक दिन पहले उसका पूरा साल बर्बाद। उसके डॉक्टर बनने के सपने। वो कुछ बोलती, इससे पहले ही दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया, करीब 28 साल का। काला सूट, चमकते जूते, हाथ में घड़ी जो शायद इस पूरे स्कूल की कीमत से ज्यादा थी। लंबा कद, गहरी आंखें, और चेहरे पर वो ठहराव जो सिर्फ अमीर घरानों के लोगों में होता है। प्रिंसिपल उठ खड़े हुए। अर्नव जी, आप? क्या सम्मान है हमारे लिए। अर्नव कपूर ने इरा की तरफ देखा। उसकी फटी हुई ड्रेस, उसके गीले गाल, उसकी आंखों में छिपा गुस्सा, सब कुछ देखा। ये है इरा? अर्नव ने पूछा। प्रिंसिपल झेम गए। हाँ, हाँ, यही है, पर ये बहुत शरारती है। आज ही इसे निकाला है। अर्नव ने प्रिंसिपल की तरफ देखा, एक ऐसी निगाह की प्रिंसिपल सिकुड़ गए। प्रिंसिपल साहब, मैं अभी बाहर खड़ी कार में बैठा था। ये पूरा स्कूल, मैंने सब सुना। आपकी आवाज इतनी ऊंची थी कि बाहर तक गूंज रही थी। प्रिंसिपल का चेहरा सफेद पड़ गया। और मैंने वो भी सुना जो मीनाक्षी ने कहा। रंडी की औलाद। अर्नव ने आवाज तेज की। इस गांव में, इस स्कूल में, कोई मेरे भाई की बेटी को ये बोल सकता है? इरा को कुछ समझ नहीं आया। भाई की बेटी? ये कौन है? प्रिंसिपल के पसीने छूट गए। अर्नव जी, मुझे नहीं पता था। ये, चुप रहिए। अगर इस लड़की को परीक्षा देने से रोका गया तो मैं इस स्कूल को ही बंद करवा दूंगा। समझे? प्रिंसिपल सिर हिलाते रहे। अर्नव ने इरा की तरफ देखा। चल, इरा, मुझे तुझसे बात करनी है। दृश्य 4। इरा का इनकार। मेरा कोई नहीं। स्कूल के बाहर एक काली BMW खड़ी थी। गांव में ऐसी कार पहले कभी नहीं देखी गई थी। बच्चों की भीड़ जमा थी। इरा कार के सामने खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर हैरानी नहीं थी, संदेह था। तू मेरे साथ चलेगी, इरा? अर्नव ने कहा। कौन हो तुम? और क्यों ले जाओगे मुझे? इरा की आवाज में कोई डर नहीं था। अर्नव ने गहरी सांस ली। मैं अर्नव कपूर हूँ, तेरे पिता का छोटा भाई, तेरा चाचा। इरा को लगा जैसे धरती हिल रही है। पिता? उसका पिता, जिसे उसने कभी देखा नहीं, जिसकी कोई तस्वीर तक उसके पास नहीं। मेरा कोई पिता नहीं, इरा ने सख्त आवाज में कहा। मैं अनाथ हूँ। मेरी माँ मर गई मुझे जन्म देते हुए, और कोई नहीं। अर्नव ने उसके करीब आने की कोशिश की। इरा, सुन। बहुत कुछ है जो तू नहीं जानती। तेरे पिता, मेरे बड़े भाई, वो जीवित हैं और तुझे ढूंढ रहे थे। इरा ने एक कदम पीछे लिया। झूठ। 19 साल तक कोई नहीं आया, कोई नहीं पूछने वाला। और आज तुम आ गए। क्यों? मुझसे क्या चाहिए? तेरे दादा, कपूर परिवार के मुखिया, वो बीमार हैं। उनकी आखिरी इच्छा है कि तुझसे मिलें। असली वारिस को घर वापस लाना चाहते हैं। वारिस? इरा ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। मैं जिसके पास कल का खाना नहीं, वो किसी की वारिस बनेगी। जाओ यार, मुझे मत बेवकूफ बनाओ। अर्नव ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। दी। इरा ने देखा, उसमें एक औरत थी, बिल्कुल इरा जैसी। वही आंखें, वही नाक, वही बाल। ये तेरी माँ है, अर्नव ने धीरे से कहा। राधा। और ये मेरा भाई है, विक्रम कपूर। तेरा पिता। इरा के हाथ कांपे। उसने अपनी माँ को कभी देखा नहीं था। दादी ने कभी तस्वीर नहीं दिखाई। कहा था, जल गई सब। ये मेरी माँ है। इरा की आंखें भर आईं। हाँ, और तू बिल्कुल उन पर गई है। इरा ने तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। पहली बार उसने अपनी माँ को देखा था।
पर फिर उसने झटके से तस्वीर वापस कर दी। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। 19 साल काट लिए और काट लूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं। वो मुड़ी और चल दी, तेज कदमों से। पीछे मुड़कर नहीं देखा। दृश्य 5। दादी का सच, लॉकेट का रहस्य। शाम हो गई थी। इरा अपने घर के बाहर बैठी थी, दिमाग में हजारों सवाल। दादी अंदर से निकली। उनके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था, धूल से भरा हुआ। बेटा, आज वो दिन आ गया जिसका मुझे हमेशा डर था, दादी ने कहा। दादी, वो कौन था? सच क्या है? दादी ने डिब्बा खोला। उसमें एक पुराना सोने का लॉकेट था। उसे खोला तो अंदर 2 तस्वीरें थीं। वही औरत, वही आदमी। तेरी माँ राधा, वो इसी गांव की थी। पर उसे पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा गया। वहां वो विक्रम कपूर से मिली। दोनों ने प्यार किया, पर कपूर परिवार ने मना कर दिया। नौकरानी की बेटी से शादी कभी नहीं। इरा ध्यान से सुन रही थी। विक्रम और राधा ने भागकर शादी कर ली। कुछ महीने बाद राधा गर्भवती हुई, पर कपूर परिवार ने उनका पीछा किया। एक रात विक्रम गायब हो गया। राधा को अकेला छोड़ दिया। उसे धमकी दी गई, अगर वापस आई तो मार दी जाएगी। तो मेरे पिता ने हमें छोड़ दिया। इरा की आवाज में कड़वाहट थी। नहीं बेटा, विक्रम को उसके परिवार ने कैद कर लिया था, जबरदस्ती विदेश भेज दिया। उसे बताया गया कि राधा ने आत्महत्या कर ली, और राधा को बताया गया कि विक्रम ने उसे छोड़ दिया। इरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। राधा ने तुझे जन्म दिया और चली गई, बचाने के लिए, ताकि कपूर परिवार तुझे ना पा सके। उसने मुझसे वादा लिया, बेटी को बड़ा करना, पर कभी कपूरों के हवाले मत करना। फिर ये लॉकेट, ये विक्रम ने राधा को दिया था। इसमें उनकी तस्वीरें हैं। और पीछे देख। इरा ने लॉकेट पलटा। पीछे लिखा था, मेरी जान, मेरी राधा, तू ही मेरी असली दौलत है। दादी, मैं क्या करूं? दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, जा, अपने असली परिवार से मिल, सच जान। और अगर उन्होंने सच में तेरी माँ के साथ धोखा किया है, तो उनसे सवाल कर, उन्हें जवाब देने पर मजबूर कर। तू कमजोर नहीं है, बेटा, तू राधा की बेटी है। दृश्य 6। क्लिफ हैंगर। काली BMW गांव में दाखिल। रात के 9 बजे थे। इरा ने फैसला कर लिया था, वो जाएगी, सच जानेगी। उसने अपना छोटा सा बैग पैक किया। एक कुर्ता, दूसरा कुर्ता, वो तस्वीर और दादी का आशीर्वाद। जा बेटा, भगवान तेरे साथ है। दादी ने उसे गले लगाया। इरा बाहर निकली। गांव की खामोश सड़क पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज। तभी दूर से आती हुई रोशनी। गांव की सड़क पर एक काली BMW तेजी से आ रही थी, धूल उड़ाती हुई। इरा रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कार उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। अर्नव बाहर निकला। मुझे पता था तू आएगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चल। इरा ने एक बार पीछे मुड़कर अपने छोटे से घर को देखा। फिर सामने कार, अर्नव और उसकी नई जिंदगी। उसने बैग उठाया और कार की तरफ बढ़ गई। पर उसकी आंखों में सिर्फ उत्सुकता नहीं थी, एक चिंगारी थी, बदले की चिंगारी। जिसने भी उसकी माँ को धोखा दिया, उसे जवाब देना होगा। कार अंधेरे में गायब हो गई। गांव के पीछे छूट गया। एक नई कहानी शुरू हुई थी, खोई हुई वारिस की, असली बेटी की, जो अब अपना बदला लेने आ रही थी। एपिसोड 2। वो घर जहां सब कुछ झूठा था। दृश्य 1। रात का सफर। इरा और अर्नव की बातचीत। काली BMW गांव की कच्ची सड़क से निकलकर हाईवे पर आ गई थी। रात के सन्नाटे में केवल इंजन की आवाज और हवा के झोंके सुनाई दे रहे थे। इरा पिछली सीट पर बैठी थी,
अपना बैग गोद में दबाए हुए। उसकी आंखें खिड़की के बाहर टिकी थीं। अंधेरे में गायब होते पेड़, खेत और उसकी पूरी जिंदगी। अर्नव ड्राइवर की सीट के बगल में बैठा था। वो बार बार रियरव्यू मिरर में इरा को देख रहा था। भूख लगी है? अर्नव ने पूछा। नहीं, इरा ने एक शब्द में जवाब दिया। पानी पियोगी? नहीं। अर्नव ने गहरी सांस ली। देख इरा, मैं समझता हूँ तुझे मुझ पर या इस पूरे परिवार पर भरोसा नहीं है, पर मैं तुझे किसी नुकसान के लिए नहीं ले जा रहा। इरा ने पहली बार उसकी तरफ देखा। फिर क्यों ले जा रहे हो? मुझे क्या मिलेगा वहां जाकर? तेरा परिवार, तेरा घर, तेरा हक। इरा ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। हक? मैंने 19 साल सड़क पर बिताए। स्कूल में मुझे नीचा दिखाया गया। लोगों ने मुझे अनाथ कहा। और अब मैं वहां जाऊं जहां मेरा हक है। वो लोग कहाँ थे इन 19 सालों में? अर्नव चुप रहा। वो जानता था कि इरा के सवालों का कोई जवाब नहीं। तेरे दादा बहुत बीमार हैं, उसने धीरे से कहा। उनकी आखिरी इच्छा है कि तुझसे मिलें। क्या तू उन्हें ये ख्वाहिश लेकर मरने देगी? इरा ने फिर खिड़की के बाहर देखा। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, बस कभी कभार गुजरती हुई ट्रक की रोशनी। मेरी माँ की मौत कैसे हुई? उसने अचानक पूछा। अर्नव चौंका। ये सवाल उसने नहीं सोचा था। हमें बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। झूठ। इरा की आवाज तेज हो गई। मेरी माँ कमजोर नहीं थी। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी। दादी ने सब बताया। अर्नव ने अपनी सीट पीछे की तरफ घुमाई। इरा, मैं भी बहुत कुछ नहीं जानता। मैं तब छोटा था। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे भाई, तेरे पिता, को तेरी माँ से बहुत प्यार था और उन्हें तोड़ दिया गया। तोड़ दिया गया। उन्हें जबरदस्ती विदेश भेज दिया गया। कहा गया कि राधा ने आत्महत्या कर ली। वो टूट गए। शराब पीने लगे। आज भी पीते हैं। 19 साल से बस पी रहे हैं। इरा के दिल में एक चीर सा लगा। उसके पिता शराबी हैं। ये सच उसके लिए और भी पीड़ादायक था। तो मैं एक शराबी की बेटी हूँ? नहीं, तू उस आदमी की बेटी है जिसे उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज से अलग कर दिया गया। और हाँ, वो शराबी है, पर शायद तू उसे वापस जिंदा कर सकती है। गाड़ी में फिर सन्नाटा छा गया। घंटों का सफर था। इरा की आंखें लग गईं। सपने में उसने अपनी माँ को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। हाथ में वही लॉकेट था। बेटा, जा, अपना हक ले। दृश्य 2, दिल्ली की चकाचौंध। इरा हैरान। सुबह की पहली किरण निकली तो इरा की आंख खुली। उसने खिड़की के बाहर देखा और उसकी सांसें थम गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, फ्लाईओवर, चारों तरफ भीड़, गाड़ियों का शोर, होर्डिंग्स पर बड़े बड़े चेहरे। वो दुनिया जो उसने सिर्फ टीवी पर देखी थी। ये दिल्ली है? इरा ने अर्नव से पूछा। हाँ, दिल्ली। अब तू कपूर मैंशन जा रही है। गाड़ी एक चौड़ी सड़क पर मुड़ी। दोनों तरफ महंगी कारें, ब्रांडेड शोरूम, और वो लोग, जिनके कपड़े, जिनके चेहरे, सब अलग थे। गाड़ी एक बड़े गेट के सामने रुकी। गेट पर लिखा था, कपूर मैंशन। गेट के दोनों तरफ सुरक्षा गार्ड खड़े थे। उन्होंने सलामी दी और गेट खुल गया। गाड़ी अंदर घुसी तो इरा ने अपनी आंखें मलीं। सामने एक विशाल बंगला था, संगमरमर का बना हुआ। चारों तरफ हरियाली, बीच में फव्वारा और दूर तक फैला हुआ लॉन। इतना बड़ा कि पूरा गांव समा जाए। ये सब किसी एक परिवार का है? इरा ने अविश्वास से पूछा। अर्नव मुस्कुराया। अब तेरा भी है। गाड़ी मुख्य द्वार पर रुकी। 4 नौकर दौड़ते हुए आए। एक ने दरवाजा खोला, दूसरे ने सामान उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। इरा बाहर निकली। उसके पैर संगमरमर के फर्श पर पड़े तो उसे लगा जैसे कोई सपना देख रही है। उसके फटे हुए जूते, मैली साड़ी और ये शानदार महल, सब बेमेल लग रहा था। एक बुजुर्ग आदमी सामने आया।
सफेद कुर्ता, सिर पर पगड़ी, हाथ जोड़े हुए। स्वागत है बेटा, मैं रामपाल हूँ, इस घर के मैनेजर। आपके लिए सब तैयार है। इरा ने चारों तरफ देखा। झूमर, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, सीढ़ियां जो दूर तक जाती थीं। उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। मैं यहाँ रहूंगी? उसने अनजाने में पूछ लिया। हाँ बेटा, अब यही तेरा घर है, रामपाल ने प्यार से कहा। दृश्य 3। कपूर मैंशन में प्रवेश, पहली नजर। अंदर का दृश्य और भी भव्य था। इतना बड़ा हॉल कि पूरा स्कूल समा जाए। दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें, सभी अनजान चेहरे। सोफे इतने मुलायम कि बैठते ही धंस जाओ। और बीच में एक सीढ़ी जो घूमती हुई ऊपर जाती थी। इरा अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा, सीढ़ियों के पास एक औरत खड़ी थी। करीब 45 साल की, महंगे सिल्क की साड़ी, गहनों से लदी हुई, चेहरे पर मेकअप की परत। उसकी आंखें इरा को ऊपर से नीचे तक देख रही थी, जैसे कोई चीज देख रही हो। तो ये है इरा, उस औरत ने बिना किसी भाव के कहा। आ जाओ बेटा। अर्नव ने इरा का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ाया। ये है सुनीता, तेरी चाची, मेरी माँ। सुनीता ने एक कदम बढ़ाया और इरा के गाल पर हवाई चुंबन किया। इरा ने महसूस किया कि उसके शरीर से दूरी बना रखी है, जैसे इरा को छूने से उसे कुछ हो जाएगा। बहुत दिनों से सुन रहे थे तुम्हारे बारे में, सुनीता ने कहा, पर उसकी आवाज में कोई गर्माहट नहीं थी। चलो, अब घर में हो, परिवार से मिलती हो। उसने इशारा किया और एक बुजुर्ग आदमी व्हीलचेयर पर आया। करीब 80 साल का, सफेद बाल, चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में वही चमक। कपूर परिवार के मुखिया, दादाजी। इरा, मेरी बच्ची। दादाजी की आवाज भर्रा गई। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने इरा की तरफ हाथ बढ़ाया। इरा को समझ नहीं आया क्या करे। वो झिझकते हुए आगे बढ़ी। दादाजी ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बिल्कुल राधा जैसी। बिल्कुल। वो बुदबुदाए। राधा का नाम सुनते ही इरा का दिल धड़क गया। ये लोग उसकी माँ को जानते थे। दादाजी, प्लीज रोइए मत, इरा ने धीरे से कहा। दादाजी मुस्कुराए। तू आ गई, बस मुझे चैन मिल गया। अब चैन से मर सकता हूँ। ऐसा मत कहिए दादाजी। इरा की आवाज में अपनापन आ गया था। उसे खुद समझ नहीं आया कि उसने दादाजी कैसे कह दिया। तभी एक तेज आवाज आई, सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई एड़ियों की। टिक टिक टिक। सबने उस तरफ देखा। दृश्य 4। परिवार से मुलाकात, निशा की एंट्री। सीढ़ियों से एक लड़की नीचे उतर रही थी। करीब 18 से 19 साल की, गोरा रंग, लंबे बाल, महंगी ड्रेस और चेहरे पर एक मुस्कान, पर वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती थी। आंखें इरा को चीर रही थीं। अरे, ये है मेरी दीदी, उसने उछलते हुए कहा और सीधे इरा से लिपट गई। इरा सकपका गई। उसने कभी किसी को इतने ड्रामे से गले लगाते नहीं देखा था। मैं निशा हूँ, तुम्हारी छोटी बहन, उसने जोर से कहा, ताकि सब सुने। बहुत दिनों से इंतजार था तुम्हारा। मैं तो सोचती थी कब मेरी बड़ी बहन आएगी और मेरे साथ खेलेगी। इरा ने ध्यान से देखा। निशा उससे लिपटी हुई थी, पर उसकी आंखें कहीं और थीं। इरा के कपड़ों को देख रही थी, उसके जूतों को, उसके बालों को, और उन आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई अपना मैदान माप रहा हो। धन्यवाद, इरा ने संक्षिप्त में कहा और धीरे से खुद को अलग कर लिया। अरे, तुम बहुत थकी होंगी, निशा ने कहा। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। मैंने खुद सजाया है। उसने इरा का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगी। रास्ते में वो बकबक करती रही, ये घर बहुत बड़ा है, तुम्हें सब जगह घूमना पड़ेगा। ये तस्वीर हमारे परदादा की है, वो झूमर इटली से मंगवाया था। और ये सीढ़ियाँ, सावधान, कहीं गिर न जाओ।
इरा सब देखती जा रही थी। उसे अजीब लग रहा था, ये लड़की बहुत ज्यादा प्यार दिखा रही थी। इतना कि शक होने लगे। वो दूसरी मंजिल पर पहुंचे। एक बड़ा कमरा था, गुलाबी रंग से सजा हुआ, बड़ी खिड़कियां, राजकुमारी वाला बेड और एक अलमारी जिसमें पूरा कपड़ों का संग्रह था। कैसा लगा? मैंने सोचा तुम्हें गुलाबी पसंद होगा, निशा ने पूछा। गुलाबी? इरा ने कहा। मुझे नीला पसंद है, पर कोई बात नहीं। निशा के चेहरे का भाव एक सेकंड के लिए बदला, जरा सा, बमुश्किल, पर इरा ने देख लिया। अरे, मुझे नहीं पता था। सॉरी। निशा तुरंत मासूम बन गई। हम कल से बदल देंगे। तुम आराम करो, मैं नीचे हूँ। जरूरत हो तो बुला लेना। वो जाने लगी तो इरा ने पूछा, तुम हमेशा से यहाँ रहती हो? निशा रुकी, पलटी, मुस्कुराई। हाँ, मैं अनाथ थी। दादाजी मुझे अनाथालय से लाए थे। तब मैं 5 साल की थी। उन्होंने मुझे पाला। अब तुम आ गई हो। अब हम साथ रहेंगे। इरा ने सिर हिलाया। निशा चली गई। दरवाजा बंद हुआ। इरा ने कमरे में चारों तरफ देखा। इतनी शानो शौकत उसने कभी नहीं देखी थी। पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो खिड़की के पास गई और बाहर देखा। बाग, फव्वारा, तैराकी का तालाब, टेनिस कोर्ट, सब कुछ। ये सब मेरा है, उसने खुद से पूछा। दृश्य 5, इरा का कमरा, अकेलेपन का एहसास। रात हो गई थी। इरा ने नहाया। पहली बार उसने गीजर से गर्म पानी देखा था। उसने साफ कपड़े पहने, जो निशा ने उसके लिए रखे थे। रेशमी कुर्ता उसके मुलायम हाथों को चुभ रहा था। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। इतना बड़ा बिस्तर कि उसमें वो खो सी गई थी। सामने की दीवार पर एक बड़ी एलसीडी स्क्रीन थी। बगल में फ्रिज था, पानी, जूस, चॉकलेट, सब भरा हुआ। उसने अपना पुराना बैग खोला। उसमें से वो तस्वीर निकाली, माँ और पिता की। उसे देखती रही। माँ, मैंने वो कर दिया जो तुम नहीं चाहती थी। मैं कपूरों के घर आ गई। पर मुझे सच चाहिए। तुम्हारी मौत का सच। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो फुसफुसाई, मैं अकेली हूँ माँ। इतने बड़े घर में, इतने सारे लोगों के बीच, बिल्कुल अकेली। उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर लीं। दृश्य 6, निशा की असली रात, फोन कॉल। उधर, दूसरी मंजिल के कोने वाले कमरे में, निशा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे की मासूमियत गायब थी। अब वो चेहरा था, ठंडा, गणना करता हुआ, खतरनाक। उसने अपना फोन उठाया। एक नंबर मिलाया। 2 बार घंटी बजी, फिर कनेक्ट हुआ। हाँ, दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई। वो आ गई, निशा ने फुसफुसाते हुए कहा। आज सुबह। तो क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? तुम समझते नहीं। अगर ये लड़की यहाँ रह गई, तो मेरा क्या होगा? मेरा हक, मेरी जगह। धीरे बोल, कोई सुन न ले। मुझे डर है। निशा की आवाज कांपी। दादा ने उसे देखते ही रो दिया। राधा राधा कर रहे थे। ये लड़की यहाँ रहेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ उसका हो जाएगा। और मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगी। तो क्या प्लान है? निशा की आंखें सिकुड़ गईं। प्लान ये है कि ये लड़की यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। मैं ऐसा करूंगी कि ये खुद चली जाए। और अगर नहीं गई, तो मैं उसे जाने का रास्ता दिखा दूंगी। हमेशा के लिए। लाइन पर सन्नाटा छा गया। फिर वो आदमी बोला, ठीक है, पर सावधानी से। मैं तुम्हारे साथ हूँ। निशा ने फोन रख दिया। वो खिड़की के पास गई और बाहर देखा। चांद की रोशनी में पूरा बंगला चमक रहा था। ये सब मेरा है, वो फुसफुसाई। 19 साल मैंने यहाँ बिताए। तपस्या की। सबको खुश रखा। और अब एक गंवार लड़की आकर मेरा सब कुछ छीन लेगी। नहीं, कभी नहीं।
उसने अपने कमरे में रखी एक तस्वीर उठाई। उसमें वो खुद थी, दादा के साथ। उसने तस्वीर पर हाथ फेरा और फिर उसे नीचे पटक दिया। आई एम सॉरी दादा, पर ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। क्लिफ हैंगर। अगली सुबह सूरज निकल आया था। इरा की आंख खुली। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में दर्द है। सिर भारी था, पर उसने ध्यान नहीं दिया। वो उठी और नीचे जाने लगी, नाश्ते के लिए। हॉल में पहुंची तो देखा, निशा मुस्कुराते हुए आ रही है, हाथ में चाय का कप। गुड मॉर्निंग दीदी, चाय पियोगी? निशा ने प्यार से पूछा। इरा ने चाय का कप लिया, एक घूंट पिया। चाय का स्वाद थोड़ा अजीब था, कड़वा सा, पर उसने पूरा पी लिया। निशा उसे देख रही थी। उसकी आंखों में वही मासूमियत, वही प्यार, पर उसके होंठ के कोने पर एक छोटी सी मुस्कान थी। कैसी लगी चाय? उसने पूछा। अच्छी, इरा ने कहा, पर उसे चक्कर आ रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दीदी, दीदी, तुम ठीक हो? निशा की आवाज दूर होती गई। इरा ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गिरने लगी। आखिरी चीज जो उसने देखी, निशा का चेहरा, उस पर वही मासूम मुस्कान, पर आंखों में कुछ और। अंधेरा। दीदी, दीदी, कोई तो आओ। दीदी को कुछ हो गया। निशा की चीखें,